क्लास में हम समझेंगे कि बिज़नेस का रोल क्या होता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो बिज़नेस का एग्जैक्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बिज़नेस का मतलब बताया था। ठीक है, तो बिज़नेस का मतलब क्या था, जो ट्रेड और कॉमर्स दोनों को इंक्लूड करता है। ट्रेड यानी कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग, और कॉमर्स यानी कि कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एज वेल एज द अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो लाइक एडवर्टीजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सब। ठीक है, तो ये सारे जो बिज़नेस है विच इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमेशा से। और इस पूरे ये जो पूरा आपका टॉपिक है रोल ऑफ बिज़नेस, ये आपको दिखाएगा कि इंडिया में कैसे हमारा इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, फिर धीरे धीरे कैसे ग्रोथ हुई, कैसे क्रेडिट सिस्टम आया, उसके बाद कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे हमारी इकोनॉमी एग्जॉस्ट हुई धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे ग्रोथ आई। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा पैरा है ये इसी पे है आगे चलने वाले यूनिट। सो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है, आप अब 11th में आए हो, 10th से पहले आपने पढ़ा होगा कि कैसे इंडिया का गोल्डन पास्ट रहा है। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें ये बताते हैं कि हमारे इंडिया में ना ट्रेड हुआ करता था, और शुरू से ही हुआ करता था। ठीक है, एंशियंट टाइम से ही हमारे में ट्रेड हुआ करता था। ट्रेड यानी कि बाइंग और सेलिंग हुआ करती थी दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी। ठीक है, अब दूसरी कंट्रीज़ के साथ या तो आप लैंड रूट से जाओगे या फिर आप वाटर से जाओगे। ठीक है, क्योंकि अब आप किसी और कंट्री जा रहे हो और बीच में पानी बढ़ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ साधन चाहिए होगा ना जाने का। ठीक है, तो ऐसे जैसे सिल्क रूट हो गया और मैरीटाइम ट्रेड हो गया। ठीक है, सिल्क रूट आपको पता होगा चाइना में बहुत फेमस। ठीक है, फिर उसके बाद ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट हमारे प्रोमिनेंट सोर्सेज थे। उसके बाद गुड्स मैंने बताया इंटरनली और फॉरेन लैंड दोनों में होते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हमारे गुड्स सेल होने लगे दूसरी कंट्रीज़ में भी, अपनी कंट्रीज़ में भी ऑब्वियसली, तो हमारे पास ना बहुत सारी सरप्लस इनकम जनरेट होने लगी। ठीक है, बहुत सारी इनकम होने लगी, तो हमने क्या किया, उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया। ठीक है, कॉटन वीविंग हो गया, इसके अलावा डाइंग फैब्रिक, बहुत सी हमने जगह पे इन्वेस्ट किया, वर्कशॉप और कारखाने भी खोले, तो इससे हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। ठीक है, और हमारे लाइफ में इन्वेस्टमेंट के और ज़्यादा माध्यम आ गए, जिससे हमने क्या किया, हमने बैंकिंग सिस्टम भी धीरे धीरे इन्वेस्ट हमने करना उसमें शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, हुंडी एंड चिट्टीज़। ठीक है, सदर्न इंडिया में यूज़ होते हैं, लेकिन हुंडी का मतलब मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊँ तो ये होता है क्रेडिट सिस्टम। यानी कि उधार जब से चलने लगा ना, तब से लोग क्या करने लगे, तब से लोग ज़्यादा ख़रीदने लगे। अगर आप किसी के पास जाएं और वो आपको उधार पे सामान दे दे, तो आप ख़रीद लेंगे और कह देंगे बाद में पेमेंट कर दूंगा मैं। तो यही जो चीज़ हुई ना, इसकी वजह से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने लगी और ज़्यादा सेलिंग होने लगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत बढ़ी। ठीक है, क्योंकि जो क्रेडिट सिस्टम था वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज था, जो हेल्प करता था एक प्रॉमिस के बाद में पेमेंट हम कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैपेबिलिटी होती थी उसमें एक्सचेंज करने की। ठीक है, अब क्यों एक नीड हुई कि हम लोग क्रेडिट सिस्टम यूज़ करने लगे। पहले तो हम लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्रेडिट सिस्टम क्यों आने लगा, उसकी नीड इसलिए हुई क्योंकि जब आपको, अब आप मान लो आप शिप पे जा रहे हो। ठीक है, आपके पास रॉबरी का बहुत खतरा रहता है। ठीक है, लोग पैसे ले जाना सही नहीं मानते थे, या कभी कभी ऐसी कंडीशन होती थी कि उनके पास पैसे होते ही नहीं थे। ठीक है, तो क्या है, इसीलिए क्या होने लगा, धीरे धीरे हुंडी चलने लगी, और उसका मायने क्या होता है, कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट यानी कि लेटर ऑन कलेक्ट करना, ये क्रेडिट सिस्टम था। ठीक है, इससे जो मनी का ट्रांसफ़र है वो क्या होने लगा, आसान होने लगा, सेफ होने लगा। ठीक है, और लोग बाद में पेमेंट कर दिया करते थे। द इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांस इन एनहेंस्ड कॉमर्शियल ऑपरेशन। ठीक है,
ये जो हुंडी का टेबल है ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी मैं इसमें, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें। ये आपके लिए इतना लाइक क्वेश्चन पेपर में आने के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी एक बेसिक नॉलेज के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद आता है यहाँ पे ना, इस पूरे में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताएगा कि कैसे हम धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। पहले तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं इंपोर्ट से, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जो है बाहर के देशों में अपना सामान बेच रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा, धीरे धीरे हमारे कैपिटल फंड्स हमारे पास बढ़ने लगे, एक्सपेंशन होने लगा, ठीक है, और डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। धीरे धीरे हमारा ऐसे डेवलपमेंट होने लगा, लोग लोन्स लेने लगे, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं आपकी कंट्री के पास, तो आप इजीली क्या करा पाओगे, इजीली लोन प्रोवाइड करा पाओगे। शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म, आप लॉन्ग टर्म भी लोन प्रोवाइड करा पाओगे क्योंकि आपके पास पैसे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ट्रेड सेंटर्स, बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स खुलने लगे। जैसे एंशिएंट टाइम में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता था पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, ये सारे आप नेम्स एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, कांची, मिथिला, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स क्या रहते थे, स्पाइसेस, इंडिया में स्पाइसेस बहुत होती हैं, वीट बहुत होती है, इवन शुगर भी अभी भी बहुत होता है, ठीक है, इंडिगो, ओपियम, सेसमे ऑयल, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। और इम्पोर्ट यानी कि जो हमारी कंट्री में चीज़ें आती थी, ठीक है, इम्पोर्ट यानी कि आना, ठीक है, आती थी, जो कि हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी। जैसे कि चाइनीज़ सिल्क हो गया, हॉर्सेस हो गए, ठीक है, पहले आपको बताया राजा महाराजा हॉर्सेस बहुत यूज़ करते थे, तो हॉर्सेस हो गए, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें थी जो आती थी, ठीक है। हर तरह के टाउन्स और पोर्ट्स हमारे पास थे, ठीक है, इंडिया में हर तरह के टाउन्स और पोर्ट थे। बिज़नेस एक्टिविटी जो इतनी इंक्रीज़ होने लगी भाई, एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा होने लगा, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास पैसा बढ़ेगा, हमारे पास हमारी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है हम उसको और बेहतर बनाएंगे, ठीक है, ये सारी फैसिलिटी को हम और बेहतर बनाएंगे, तो धीरे धीरे इंडिया और बूम पे जाने लगा, ठीक है। और ऐसा वक्त आया कि इंडिया को क्या कहा जाने लगा, इंडिया को कहा जाने लगा स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप, ठीक है। ये बहुत से राइटर्स जो ट्रैवलर्स आते थे ना इंडिया में, ट्रैवलर्स बाहर के लोग आते थे, जैसे कि मैगथनीज, ठीक है, फैक्शियन, ये सारे लोग जो आते थे, फाहिन भी नाम से जाना जाता है, तो ये सब इंडिया के बारे में क्या करते थे, लिखते थे, तो इन्होंने इनको ऐसे भी डिस्क्राइब किया। फिर ये सारे ट्रैवलर्स के नाम लिखे हुए हैं, इब्न बतूता, फ्रेंचमैन फ्रांसिस एक्सेट्रा। तो इसमें यही दिया हुआ है आगे चल के कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हमारा इंडिया का रहा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप ऊपर ऊपर से देख लें बस। ये इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप बनाएं अपने आंसर में लिखते हुए। उसके बाद मेजर ट्रेड सेंटर है, ये आपके लिए अगेन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए ये एक वीडियो में कवर कर दूँगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में आप इसको भी देख लेना अगर आप इसमें ज़्यादा समझना चाहते हो तो। उसके बाद आता है, अब अभी तक तो हम प्रॉस्पेरिटी देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि कैसे डाउन हुआ इंडिया, कैसे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे गुड्स और सर्विसेज और स्पाइसेस पे कैसे कंट्रोल किया। तो विद द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर रूल्स इन इंडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी यूजेस रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम प्रोविंसेस। और क्या करते थे, वो इंडिया में आते थे, ब्रिटिशर्स जो आए वो इंडिया से रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाते थे। लंदन सपोज़ कर लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रॉ मटेरियल चीप तरीके से लंदन में ले जाते थे, उससे मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया में बेचते थे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इंडिया का तो एक तरीके से एक्सप्लॉटेशन हो रहा है, रॉ मटेरियल भी ले जाया जा रहा है और फिनिश्ड गुड्स भी बेचे जा रहे हैं। तो जो इंडियन गुड्स थे वो मार्केट में क्या होने लगे, डिग्रेड होने लगे, क्योंकि इनके फिनिश्ड गुड्स जो आ रहे हैं वो मशीन मेड हैं, ठीक है, मशीन मेड है।
इसीलिए ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। और ये सारा धीरे धीरे क्या होने लगा, वीक फिनेंशियल सिस्टम हमारा होने लगा, इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एक्सपेंडिचर डिफेंस पे होने लगा, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होने लगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बेसिकली इंडिया की जो एक इकोनॉमी थी वो क्या हुई, सीवियरली अफेक्टेड हुई, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन जो हमारी पहले थी वो कितनी अच्छी थी, पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा था हमारे पास, अब लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, हमारे नुकसान के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं स्पाइसेस या कुछ भी, वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें जैसे कॉटन है, हमें जब वापस आके वो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है वो इंडिया से ज़्यादा पैसा जा रहा है बजाय के उसके आने के, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तो हमने अपनी इकोनॉमी देखने के बाद हमने लिबरलाइजेशन चलाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। इंडिया की आज़ादी के बाद कोशिश की जाने लगी कि अब क्या करना है कि हमें अपने इंडियन गुड्स को कोशिश करनी है कि हमें मार्केट में ले जाना है, जिसके लिए हमें उसे लिबरलाइज़ करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है। ये सारे जो टर्म्स हैं ना, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारे आपको आगे चल के चैप्टर्स में समझने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बस टर्म यूज़ कर दे रही हूँ कि ये सारे टर्म्स जो ग्लोबलाइज यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में हमारे प्रोडक्ट्स को ले जाना है, ठीक है, लिबरलाइज यानी कि लाइसेंसिंग नहीं करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म करे, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंजेस करे। पॉलिसी चेंजेस में चाहे आप फिस्कल, मॉनेटरी, ट्रेड, हर तरीके की पॉलिसीज़ में चेंज करा जाने लगा और धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी में हो गई, ठीक है। और आज बहुत प्रेफरेबल है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर के लोग भी हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इनकम बढ़ने लगी, सेविंग्स बढ़ने लगी, और जब सेविंग बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंडिया ग्रो करा, धीरे धीरे इंडिया को स्टेबल किया गया, और अभी भी धीरे धीरे हम ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम निकालती रहती है, जैसे कि आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारी स्कीम भी निकाली गई, ठीक है, स्टेडी एंड सस्टेनेबल ट्रेड बैलेंस के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है।